So today we are starting with a very small, very easy topic, an object inside of an accelerating lift. किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं. सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा मैं. एग्जाम्पल 1, लेट्स से यू हैव अ लिफ्ट. लिफ्ट भी एक तार से बंधी हुई रहती है ना, जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे हो रही है. एंड देन देयर इज अ मैन इनसाइड. द मैन हैज अ मास ऑफ m. ठीक है, मास कितना उसका m. एंड फर्स्ट केस एग्जाम्पल 1, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है 0. लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है 0. सेकेंड एग्जाम्पल, अगेन द सेम टाइप ऑफ लिफ्ट, द रोप, द मैन, मास कितना m. बट ये वाली जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है. एग्जाम्पल 3, थर्ड एग्जाम्पल में लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है. डू यू अंडरस्टैंड द 3 केसेस? एक में एक्सेलरेशन है ही नहीं, बचे हुए 2 में एक्सेलरेशन है. तो एक में ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है, एक में नीचे एक्सेलरेशन हो रहा है. फेयर इनफ. ओके, इन तीनों केस में इस इंसान का अगर मास है m, तो नीचे वेट कितना होगा mg. यहाँ पर भी वेट कितना होगा mg, और यहाँ पर भी वेट कितना होगा mg. डू यू गेट इट? आ रहा है ये समझ में? ओके, सो मास इज mg. यहाँ पर है तो वो लिफ्ट के फ्लोर से टच में ही है ना, तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी होगा. यहाँ पर भी क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर भी क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन. डू यू गेट इट? हमने पहले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था कि कोई बॉडी पे नेट फोर्स कितना है वो कैसे पता चलता है, उसके मोशन को देखकर या उसके एक्सेलरेशन को देखकर. डू यू रिमेम्बर? ये एक ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा था कि मान लो एक बॉडी है जो इस तरफ चल रही है, उसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड की, और फ्रिक्शन की वजह से कुछ दूरी पर जाके बॉडी रुक गई, तो वेलोसिटी कितना हो गया 0. करेक्ट. नाउ इफ देयर वाज अ वेलोसिटी विच हैज बिकम 0 नाउ, बट 0 होते होते भी बॉडी तो आगे गया ना, तो मोशन किस तरफ हुआ है, टू द राइट. लेकिन आपकी वेलोसिटी क्या हुई है, कम. वेलोसिटी का कम होना नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन से अपोजिट है. तो इस केस में एक्सेलरेशन किस तरफ माना जाएगा, लेफ्ट में. डू यू गेट इट? एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, मतलब फोर्स भी लेफ्ट में होगा. तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन का. ये तो हमको पहले ही पता होता है ना. तो दिस इज योर, टेल मी, फ्रिक्शनल फोर्स. आर यू गेटिंग इट? और ऐसे एग्जाम्पल्स में जब भी आप क्या लिखते थे, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. अब इस वाले एग्जाम्पल में नेट फोर्स क्या है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स ही है. बट अगर कभी मल्टीपल फोर्सेस हुए तो सेम डायरेक्शन वाले फोर्स को आप क्या करोगे, ऐड. अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को आप क्या करोगे. लेकिन सब्ट्रैक्शन में बड़े फोर्स से छोटा वाला माइनस होगा. बड़ा फोर्स किस तरफ है कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन से. जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ की फोर्स बढ़े. याद है ये सब कुछ? पक्का? ओके. विद दिस कॉन्सेप्ट आप एग्जाम्पल 1 देखो ना. एग्जाम्पल 1 में एक्सेलरेशन कैसा है, 0. और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में मैंने क्या बताया था, इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन दैट मीन्स देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी. मतलब यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है. अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है का क्या मतलब हुआ, बैलेंस्ड फोर्स है. बैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या, बॉडी पे लगने वाला ऊपर का फोर्स और बॉडी पे लगने वाला नीचे का फोर्स दोनों कैसे हैं, तो N इज इक्वल टू mg. डू यू गेट इट? पक्का? अगर इस इंसान का मास है 50 किलो, हाउ मच? इन तीनों एग्जाम्पल में मैं m की वैल्यू क्या लेने वाला हूं, 50 kg. आर यू ऑल गेटिंग इट?
तो इफ m इज 50 kg तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 500 न्यूटन. डू यू गेट इट? n इज इक्वल टू हाउ मच 500 न्यूटन. डू यू गेट इट? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है. एक्सेलरेशन अगर ऊपर की ओर हुआ उसका मतलब क्या है, ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा. अरे यार अगर आपने यहां पर लिखा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो देखो ना ये ऊपर है n और ये mg नीचे है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. अपोजिट डायरेक्शन मतलब आप दोनों को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या, बड़े से छोटा फोर्स माइनस होगा. कौन सा फोर्स बड़ा है ये कौन दिखाएगा. एक्सेलरेशन किस तरफ हुआ है ऊपर. एक्सेलरेशन का मतलब क्या n बड़ा, तो आप क्या लिखोगे n माइनस एम जी इज इक्वल टू, तो ये माइनस एम जी उधर जाएगा तो प्लस एम जी होगा, तो m कॉमन, अंदर क्या आया g प्लस ए. डू यू गेट इट. तो इस इंसान का मास कितना है 50 kg. मान लो कि ऊपर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना, तो अगर आपने यहाँ पर वैल्यू रखी n m 50 g 10, एक्सेलरेशन कितना, से दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 10 और 2 12 इंटू 50 600 न्यूटन. आर यू गेटिंग इट. 600 न्यूटन मतलब 60 kg. आर यू गेटिंग इट. तो इंसान का वजन कितना है 50 किलो. बट अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है और अगर आपने पैरों के नीचे वेइंग स्केल रखा तो वजन कितना दिखाएगा 60 kg दिखाएगा. बट इज दिस द राइट वैल्यू. नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं अपैरेंट वेट. क्या कहते हैं इसको, अपैरेंट वेट. और यहां पर जो आपका अपैरेंट वेट आया कितना आया 60 kg आया, वो रियल वेट से ज्यादा दिखा रहा है. आर यू गेटिंग इट. तो अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है और अगर आपने ऊपर एक्सेलरेट होती हुई लिफ्ट में अपना वजन चेक किया तो एक्चुअल वजन से हमेशा ज्यादा दिखाएगा. एक्चुअली तो 50 किलो था ना, बट यहां पर इस केस में कितना दिखा रहा है 60. क्यों 60 दिखाया, देखो यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, ऊपर का नॉर्मल और नीचे का mg दोनों कैसे हैं, दोनों अगर बैलेंस है. आपने m की वैल्यू 50 ली, g की वैल्यू 10, 50 इंटू 10 500. यहाँ पर सेम आया वजन. इधर क्या हुआ, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही थी. लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है उसका मतलब क्या, ऊपर वाला फोर्स बढ़ा, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या आया एम ए. माइनस एम जी इस तरफ आएगा प्लस एम जी होगा, m कॉमन निकला, g के साथ a ऐड हो गया. यहाँ पर g सिर्फ अकेला था तो आपने g की वैल्यू सिर्फ 10 ली. यहाँ पर क्या हो रहा है, g के साथ a ऐड हो गया तो 10 प्लस 2 तो ये 12 हो गया. तो अब बॉडी पे लगने वाली जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 12 हो गई. तो 12 से जब 50 मल्टीप्लाई हुआ तो 600 आया. 600 न्यूटन मतलब 60 kg. पर मुझे भी पता है कि ये रियल वेट नहीं है, रियल वेट कितना है उस इंसान का, लेकिन 60 दिखाएगा. आर यू गेटिंग इट. क्योंकि आपकी लिफ्ट क्या हो रही है ऊपर एक्सेलरेट हो रही है. आर यू गेटिंग इट. सो एवरी टाइम यू आर एक्सेलरेटिंग वेयर अपवर्ड, यू आर एक्सेलरेटिंग वेयर, इन दैट केस बॉडी पे लगने वाला जो g है वो क्या माना जाएगा g प्लस ए. आर यू गेटिंग इट. आपने पूरे काइनेमैटिक्स में आई मीन मोशन इन 1D में जब भी कोई बॉडी ऊपर जाता था तो हमेशा ग्रेविटी को सिर्फ क्या लिया है g. ग्रेविटी हमेशा नीचे ही आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, बट वैल्यू में आप क्या लेते थे g लेते थे. अब यहाँ पे कुछ नया आएगा, g हमेशा g नहीं होता, कभी कभी g क्या बन जाता है g प्लस ए. बट ये कब बनेगा, जब आपकी बॉडी कहीं पर तो ऊपर क्या हो रही है एक्सेलरेट हो रही है. अगले एग्जांपल में वही बॉडी क्या हो रहा है नीचे एक्सेलरेट हो रहा है. लेट्स से वैल्यू इज सेम, से दिस इज आल्सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब n बढ़ा या mg, क्योंकि आपका बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रहा है मतलब नीचे वाला फोर्स बढ़ा. फॉर्मूला आप वही यूज कर रहे हो, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. नेट फोर्स अभी क्या आएगा, तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए. डू यू गेट इट. ओके. अब ये माइनस एन इस तरफ गया तो प्लस एन, और ये एम ए उस तरफ गया तो माइनस एम ए. एम आप क्या कर लो कॉमन ले लो, तो ये ए क्या होगा जी के साथ माइनस होगा, और इस तरफ से एन पॉजिटिव था ना,
अब आपका n क्या हो गया, m g माइनस है। तो जैसे ऊपर एक्सेलरेट हो रही थी लिफ्ट, तो g क्या बन गया, g प्लस है। और वही लिफ्ट अगर अगर नीचे एक्सेलरेट होगी तो वो g क्या बन जाएगा, g माइनस है। डू यू गेट इट? फाइन। हाउ मच इज द मास ऑफ दिस मैन? तो ये हो गया 50, g की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन 2, 10 में से 2 गया 8, 8 के साथ 50, 400 न्यूटन, मतलब दिखाएगा कितना, सिर्फ 40 किलो। आर यू गेटिंग इट? नॉर्मल रिएक्शन 40 केजी। अभी मुझे सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन आएगा 400 न्यूटन, मतलब वेट कितना दिखाएगा वेइंग स्केल पे, 40 केजी का ही वेइंग स्केल पे वेट दिखाएगा। डू यू गेट इट? अब हमको भी पता है सुनसान का मास कितना है, 50 किलो, बट दिखा कितना रहा है, 40 केजी। तो ये जो है, व्हाट इज दिस? This is also your apparent weight only, but this time apparent weight is less than real weight. Are you getting it? और इस टाइम पे apparent weight क्या था, रियल वेट से ज्यादा था। और यहाँ पर apparent जैसा कुछ है ही नहीं, लिफ्ट एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा ना, तो जो आपका एक्चुअल वेट है वही दिखाएगा। 50 न्यूटन मतलब क्या, 500 न्यूटन मतलब क्या, 50 केजी तो हुआ ना, तो उतना ही वजन दिखाएगा जितना आप एक्चुअली हो। यहाँ पर ऊपर एक्सेलरेट हुआ लिफ्ट, आपका वजन थोड़ा ज्यादा दिखाएगा, और अगर नीचे एक्सेलरेट हुआ तो आपका वजन थोड़ा, कितना ज्यादा या कितना कम, वो डिपेंड करता है आपके बॉडी के एक्सेलरेशन पे, क्योंकि इफेक्टिव आपका जी क्या बन गया, जी प्लस है, और यहाँ पर आपका जी क्या बन गया है, जी माइनस है, और यहाँ पर आपका जी कैसा है, ये जी है। आर यू गेटिंग इट? इसको बहुत सारे बुक्स में इस तरह से भी लिखा जाता है कि an object inside of an accelerating lift, बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा, आपके बॉडी पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम जी इफेक्टिव। नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं, एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन को आप मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या लिखते हो, एन इज इक्वल टू एम जी लिखते हो। अब मैंने क्या लिखा, एम जी, जी को मैं क्या लिखूंगा, जी मतलब इफेक्टिव जी कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो आपके लिए जी इफेक्टिव क्या माना जाएगा, सिर्फ जी के बराबर। आर यू गेटिंग इट? बट अगर आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन है, और वो भी किस तरफ, ऊपर की तरफ, आर यू गेटिंग इट? सो अब आपके लिए जी इफेक्टिव क्या माना जाएगा, जी प्लस है। आर यू गेटिंग इट? और अगर आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन है नीचे की ओर, डू यू गेट इट? तो जी इफेक्टिव कितना माना जाएगा, जी माइनस है। डू यू गेट इट? तो पीपल रिमेंबर दिस ऑल्सो। नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला याद रख लो, एम जी इफेक्टिव, और अगर आपकी लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं हो रही तो व्हाट इज योर इफेक्टिव जी, वो जी के बराबर ही है। आर यू गेटिंग इट? ओके। अगर आपका लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हुआ, लुक एट दिस एरो, ऊपर एक्सेलरेट हुआ, तो आपका जी इफेक्टिव कितना, जी प्लस है। और अगर आपकी लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट हुई तो आपका जी इफेक्टिव कितना, जी माइनस ए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है समझ में? अच्छा, ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए किसके, लिफ्ट के। अब समटाइम्स योर बॉडी इज नॉट इन द लिफ्ट, इट इज मूविंग इन द कार। कई बार आपके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, आपका जो बॉडी है वो लिफ्ट के अंदर नहीं है, वो कार के अंदर है। अभी कार थोड़ी ऊपर नीचे जाने वाला है, कार तो आगे पीछे एक्सेलरेट होगा। तो ऐसा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे आई एम राइटिंग इट वेरी स्मॉलर स्पेस, प्लीज मैनेज। ये आपकी कार, ठीक है, एंड चलो इस कार के सीलिंग पे, इस कार के सीलिंग पे मैंने एक रस्सी से एक बॉडी को लटका दिया। कोई नहीं करता अपनी कार के अंदर ये सब, बट फिजिक्स में होता है ये सब। तो एक कार है, कार के अंदर एक, आपने स्कूल में आपने पेंडुलम पढ़ा है, एक स्ट्रिंग को सीलिंग से बांध दिया और नीचे एक बॉडी लटका दी। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ पेंडुलम। सो अब क्वेश्चन कैसा आता है, देयर इज अ पेंडुलम इनसाइड ऑफ ए कार, एंड द पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है दैट इज टाइड विद द सीलिंग और द रूफ ऑफ द कार, ठीक है।
अब ये जो कार वाला एग्जांपल है वो लिफ्ट की तरह ऊपर और नीचे एक्सेलरेट होने वाला नहीं है। कार मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि अभी ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पे पैर रखा और गाड़ी को आगे की तरफ क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आर यू गेटिंग इट? इस टाइप के क्वेश्चन में आपका जी इफेक्टिव क्या माना जाएगा, वो आपका यहां पर आपको ये पढ़ना है। डू यू गेट इट? नाउ टेल मी वन थिंग, वेयर इज द कार गेटिंग एक्सेलरेटेड? टू द राइट। मतलब आपकी कार कौन सी फ्रेम हो गई? पिछले लेक्चर में ही किया। इफ द पेंडुलम इज इनसाइड ऑफ अ कार, सो द कार बिकम्स फ्रेम फॉर द, अगर आपका कार फ्रेम बन चुका है और अगर आपकी कार ने क्या किया, एक्सेलरेट किया, मतलब आपकी फ्रेम एक्सेलरेट कर रही है। फ्रेम एक्सेलरेट कर रही है मतलब इट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है उस पे एक सूडो फोर्स लगता है। उस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द, तो यहां पर पेंडुलम का जो बॉब है मान लो उसका मास है m, स्मॉल m, और एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का। फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कितना लगेगा, ma। अरे आया ना, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं यहां पर। ओके, इस पेंडुलम पे नीचे व्हाट इज एक्टिंग, हाँ मतलब mg, मैं सिर्फ एक्सेलरेशन लिख रहा हूं। आप एरो बना के फोर्स भी लिख सकते हो। फोर्स लिखा तो ये क्या होगा, mg, बट आई डोंट वांट टू राइट फोर्स, आई जस्ट वांट टू राइट द एक्सेलरेशन। तो नीचे क्या है g, वेयर इज द कार गेटिंग एक्सेलरेटेड? कार किस तरफ एक्सेलरेट हुआ, टू द, अब अगर आपकी कार राइट में एक्सेलरेट हो रही है तो पेंडुलम पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रेम के एक्सेलरेशन से उल्टा लगता है। अब आपकी फ्रेम है यहां पर कार, कार एक्सेलरेट हो रही है राइट में, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा, ma। बट मैं तो सिर्फ एक्सेलरेशन लिख रहा हूं ना, तो सिर्फ a लिखूं। डू यू अंडरस्टैंड? एक्चुअली ये हम एरो बनाकर क्या लिखते हैं, mg, वजन, वेट, और इस तरफ क्या लिखते हैं, इस तरफ ये ma है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सूडो फोर्स है ना, बट मैं दोनों जगह पे मास नहीं लिख रहा, मुझे दोनों जगह पर क्या चाहिए, सिर्फ एक्सेलरेशन लिखना है। तो नीचे का एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस तरफ का एक्सेलरेशन किसका, बिकॉज दिस पेंडुलम इज इनसाइड ऑफ अ कार एंड द कार इज एक्सेलरेटिंग, सो द कार बिकम्स नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अंदर के ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है, सूडो फोर्स लगता है। डू यू गेट इट? ओके, तो अब आपके पास कितना एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे, दो, एक लग रहा है नीचे, एक लग रहा है लेफ्ट में, एक नीचे और एक, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, अरे रिजल्टेंट आएगा ना इस तरफ, एंड व्हाट इज दैट रिजल्टेंट, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो जी इफेक्टिव इज व्हाट, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे हर जगह पर? इस इंसान को फ्लोर से नॉर्मल कितना मिलेगा, मैं वो पढ़ रहा हूं। आर यू गेटिंग इट? और कितना नॉर्मल मिलेगा, टेल मी व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर दैट नॉर्मल, m टाइम्स g इफेक्टिव। g इफेक्टिव के अब तक कितने केसेस पढ़े हमने, चार। पहला केस कौन सा, जहां पर एक्सेलरेशन जीरो, अगर आपका एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो, तो आपका g इफेक्टिव किसके बराबर, g के बराबर। अगर आपका एक्सेलरेशन कैसा है, ऊपर, ऊपर एक्सेलरेशन हुआ तो g इफेक्टिव क्या बनेगा, g प्लस ए। अगर वो नीचे एक्सेलरेट हुआ तो g इफेक्टिव क्या बनेगा, g माइनस ए। और अभी ऊपर भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा, नीचे भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा, यहां पर कार किस तरफ एक्सेलरेट हुई, एक्स एक्सिस पे, और जी किधर है, नीचे, तो सूडो एक्सेलरेशन किधर आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। इन दिस केस व्हाट इज योर जी इफेक्टिव, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आ रहा है समझ में? टेक 10 seconds, go through what you see on the board fast. Take 10 seconds, go through what you see on the board.
ऑल सॉर्टेड। अब एग्जाम्पल नंबर 4 जो मैंने पढ़ा, वहां पर मैंने कौन सा थियोरी यूज किया है? नॉन इनर्शियल फ्रेम का, कि भाई रियल एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है तो सूडो एक्सेलरेशन लेफ्ट में आएगा, वैल्यू वाइज दोनों सेम होंगे। फिर वो जी आ रहा है नीचे, ए आ रहा है इस तरफ, दोनों के बीच में 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाइथागोरस से जी इफेक्टिव निकाला। क्या इसी थियोरी से मैं एग्जाम्पल 1 2 3 भी सॉल्व कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। अब तक मैंने एग्जाम्पल 1 2 3 कौन सा लॉजिक से सॉल्व किया है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर तो एक्सेलरेशन था ही नहीं, और यहाँ पर भी मैंने क्या यूज किया है? एफ नेट इक्वल टू एम ए, हाँ या ना? ये पूरी चीज आप क्या करना, वीडियो पॉज करके पूरा लिख लेना। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेम 3 एग्जाम्पल्स, बट दिस टाइम आई विल नॉट यूज एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला। आ रहा है समझ में? चलो पहले एग्जाम्पल 2 में नॉन इनर्शियल फ्रेम का जितना नॉलेज है हमारे पास वो यूज करते हैं, ठीक है? टेल मी, जैसे ही ये इंसान लिफ्ट में जा रहा है, उसके ऊपर नीचे जी लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे हाँ या ना? अभी के लिए नॉर्मल वगैरह हटा दो, चलो। वेयर इज द लिफ्ट गेटिंग एक्सेलरेटेड? अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हुआ, इस इंसान के लिए ये जो लिफ्ट है ना, वो क्या है? इस इंसान के लिए लिफ्ट क्या है? बट आपकी फ्रेम क्या हो रही है? फ्रेम एक्सेलरेट हुई, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगता है? सूडो फोर्स। उस सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। वेयर इज फ्रेम गेटिंग एक्सेलरेटेड? तो इस इंसान पे सूडो फोर्स किधर लगेगा? डू यू गेट इट? अच्छा, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या? एम ए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और डायरेक्शन क्या? फ्रेम के एक्सेलरेशन से उल्टा। फ्रेम किस तरफ एक्सेलरेट हुआ? उससे उल्टा, मतलब तो एक्सेलरेशन लगेगा नीचे। दोनों का डायरेक्शन कैसा है? इसीलिए आपका जी इफेक्टिव क्या बना? जी प्लस है। अरे यार, जी इफेक्टिव इज जी प्लस है ना? ये भी एक तरीका है पढ़ने का। ये सेम लॉजिक आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। अगर आपने यहाँ पर एफ नेट इक्वल टू एम ए यूज किया तो क्या बनेगा? टेल मी, वेयर इज द फ्रेम एक्सेलरेटिंग? अब अगर आपका फ्रेम एक्सेलरेट हुआ डाउनवर्ड, ठीक है, फ्रेम कहां पर एक्सेलरेट हो रहा है? डाउनवर्ड। फ्रेम मतलब क्या? लिफ्ट, है ना? और ये इंसान के लिए लिफ्ट है ना फ्रेम। फ्रेम कहां पर एक्सेलरेट हो रही है? नीचे एक्सेलरेट हुई, मतलब फ्रेम क्या बन गई? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर सूडो फोर्स लगा, उसका मतलब क्या? वेयर इज द, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स? एम ए। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किस तरफ? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ। अब एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम है नीचे, तो ये कहां लगेगा? आर यू गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? ये जो एक्सेलरेशन लगा वो सूडो एक्सेलरेशन है, सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन है, और ये भी सेम है। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर, अच्छा हम तो सिर्फ एक्सेलरेशन लिख रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गया? अरे यहाँ पर कैसा था? सेम था, तो आपने प्लस किया। यहाँ पर कैसा है? तो आप क्या करोगे? तो जी इफेक्टिव इज जी माइनस ए। डू यू गेट इट? और फिर अब इस थियोरी से अगर आपने एग्जाम्पल 4 देखा तो भी आप रिलेट कर लोगे। यहाँ पर कैसा है? जी नीचे है, कार एक्सेलरेट हुई आगे, तो इसके ऊपर सूडो एक्सेलरेशन लगेगा पीछे, सूडो फोर्स, और अब दोनों के बीच में 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री मतलब अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अपोजिट डायरेक्शन तो सब्ट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन तो एडिशन। यहाँ पर तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। अरे यार, एक्सेलरेशन है ही नहीं का क्या मतलब है? कि आपका जो फ्रेम है वो इनर्शियल हो गया। इनर्शियल फ्रेम पे थोड़ी सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आपके पास जी है, और जब वो अकेला ही है तो वही इफेक्टिव है, तो इफेक्टिव जी इज ओनली जी। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये इसी चीज को पढ़ने के दो तरीके हो गए। पहला तरीका कौन सा? एफ नेट इक्वल टू एम ए से पढ़ा, एफ नेट इक्वल टू एम ए। और दूसरा क्या तरीका है? वी कैन स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। आ रहा है समझ में? पहले 3 एग्जाम्पल में इस बॉडी को नीचे सरफेस मिल रहा है, इसीलिए आपने क्या लिखा? एन
इज इक्वल टू m टाइम्स g इफेक्टिव। बट फोर्थ एग्जाम्पल में आपके जो पेंडुलम है उस पेंडुलम को नीचे सरफेस नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर आप n के लिए नहीं पढ़ रहे, बट ऊपर रस्सी बांधी है ना, तो रस्सी एकदम टाइट हो गई, तो रस्सी के टेंशन के लिए पढ़ रहे हो आप। तो इन एग्जाम्पल नंबर 4 वही फॉर्मूला टेंशन वाला क्या माना जाएगा, टेंशन T इज इक्वल टू m टाइम्स g इफेक्टिव। लॉजिक तो सेम ही है ना, यहाँ पर भी क्या है m g इफेक्टिव, यहाँ पर भी क्या है m g इफेक्टिव, लेकिन यहाँ पर आपने नॉर्मल बोला क्योंकि आपके पैरों के नीचे जमीन है। यहाँ पर आप नॉर्मल नहीं बोलोगे, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, टेंशन बोलोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और टेंशन के लिए वही m g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव की कहानी ये रही, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है? पक्का? श्योर? फाइन, इसको गो थ्रू कर लो। ओके, नाउ वन थिंग दैट स्टूडेंट्स ऑफन मिसअंडरस्टैंड कि a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 0 मतलब उनको लगता है लिफ्ट रुका हुआ है, बट ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेशन 0 के दो मतलब होता है, एक मतलब ये भी हो सकता है कि लिफ्ट इज एट, सच में हो सकता है रुका हुआ है, और दूसरा क्या हो सकता है, लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट। और जब मैं बोल रहा हूं लिफ्ट इज मूविंग, इट कैन मूव आइदर वेज, अप ऑल्सो हो सकता है ना कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है बट वेलोसिटी फिक्स्ड है, हो सकता है लिफ्ट नीचे जा रहा है बट वेलोसिटी फिक्स्ड है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, जहां जाना है जाए, बट वेलोसिटी कैसी रखे, या तो फिर रुक ही रहे। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन 0। डू यू गेट इट? दूसरा ये, अभी ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है, ऊपर। ऊपर एक्सेलरेशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि बॉडी ऊपर जा रहा है। हेलो, ऊपर एक्सेलरेशन के दो मतलब होते हैं, ऊपर जाते जाते स्पीड बढ़ रही है, आ रहा है समझ में, ऊपर जाते जाते स्पीड, ऐसा क्यों, स्पीड का बढ़ना मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब सेम डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन सेम, मोशन का और एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन किधर है तो मोशन भी किधर होगा। तो हम क्या मान सकते हैं, पहला केस ये है कि लिफ्ट इज गोइंग अप एंड इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग इट? और इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है कि लिफ्ट इज गोइंग डाउन एंड इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग। अगर आपका लिफ्ट नीचे आ रहा है तो मोशन किधर हुआ, नीचे, बट स्पीड क्या हो रही है, स्पीड कम होना मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन। लिफ्ट कहां आ रही थी, नीचे, तो एक्सेलरेशन किधर होगा। तो ऊपर एक्सेलरेशन के दो मतलब होते हैं, पहला मतलब क्या कि लिफ्ट ऊपर जाते जाते अपनी स्पीड बढ़ाए, और दूसरा नीचे जाते जाते स्पीड कम करे, दैट इज व्हाट यू कॉल एक्सेलरेशन अपवर्ड। आर यू गेटिंग इट? तो वही लॉजिक यहां पर लगाओ और बताओ मुझे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के क्या दो मतलब होते होंगे, खुद से लिखना है तुमको। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन नीचे ना, तो मान लो मोशन भी नीचे, स्पीड बढ़ रही होगी, और एक्सेलरेशन नीचे है, अगर मैंने मोशन ऊपर लिया तो स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो इसका पहला मतलब क्या है कि लिफ्ट इज गोइंग डाउन एंड स्पीड इज, दूसरा मतलब लिफ्ट इज गोइंग अप बट स्पीड इज, तो एक्सेलरेशन के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है ये पूरी चीज समझ में? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, एकदम सिंपल से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप वीडियो सुन के पॉज करके उसको लिख लेना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ 50 kg मैन is inside of a lift and the lift is accelerating upward. What is the weight of that man inside of a lift? Simple. नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बोलो, mg इफेक्टिव। क्वेश्चन में क्या बोला, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऊपर ना, तो आपका इफेक्टिव g क्या बनेगा, g प्लस a। g की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो डाल लो,
10 और 2 12, 12 के साथ उसका जो भी मास दिया उसको मल्टीप्लाई करो, आपको उसका नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा. आर यू गेटिंग इट? अ मैन ऑफ मास 40 kg is inside of a lift which is going up with constant velocity. What is the normal reaction? क्वेश्चन समझा? क्या बोला मैंने? A man of mass 40 kg is inside of a lift. Lift is going up with constant velocity. अरे अभी ऊपर जाए नीचे जाए फर्क ही नहीं पड़ता, वेलोसिटी कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो मतलब जी इफेक्टिव कितना? खत्म. आर यू गेटिंग इट? अगर आपका जी इफेक्टिव जी आ गया, इंसान का मास कितना दिया था मैंने? 40, तो 40 इंटू जी 400 न्यूटन. खत्म. अब जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, वो क्या सोचता है? क्वेश्चन में बोला लिफ्ट इज गोइंग अप, अब रट्टा मार के आया है लिफ्ट इज गोइंग अप. अप मतलब क्या? प्लस कर दो, और 10 और 2 12, 12 और मास कितना दिया था? 40, 12 इंटू 40 480 न्यूटन. और ऑप्शन एक ऐसा मिलेगा भी तो आप खुशी खुशी मार्क करके आ जाओगे, बट दैट इज और रॉन्ग अप्रोच. डू यू गेट इट? जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में बोला है लिफ्ट इज गोइंग अप, इसका मतलब ये थोड़ी कि ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है. आर यू गेटिंग इट? आपको क्या बोला था? लिफ्ट इज गोइंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी बोला मतलब एक्सेलरेशन जीरो था, तो जी इफेक्टिव खाली जी बना. आर यू गेटिंग इट? अच्छा ऐसा भी तो बोल सकते हैं, लिफ्ट इज गोइंग अप एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग. हाँ, ऊपर जाते जाते स्पीड बढ़ा मतलब एक्सेलरेशन ऊपर ही है, तो जी प्लस है. लिफ्ट इज गोइंग अप एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग, ऊपर जा रहा है बट स्पीड डिक्रीज हुआ. स्पीड डिक्रीज हुआ मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो मोशन ऊपर हो रहा है ना, एक्सेलरेशन नीचे. एक्सेलरेशन नीचे मतलब क्या? एक्सेलरेशन नीचे ये रहा ना, जी क्या माना जाएगा? जी माइनस है. तो आप सिर्फ अप और डाउन मत देखो कि लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है. आप देखो ना, लिफ्ट ऊपर जा रही है बट कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन जीरो. लिफ्ट ऊपर जा रही है और ऊपर जाते जाते स्पीड बढ़ा, ऊपर जाते जाते स्पीड बढ़ा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ऊपर जा रहा है ना, तो पॉजिटिव में एक्सेलरेशन भी ऊपर आया, जी प्लस है. अरे यार, नीचे जाते जाते स्पीड बढ़ रहा है, नीचे जाते जाते स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब सेम डायरेक्शन. लिफ्ट कहां जा रही है? तो एक्सेलरेशन भी किधर है? नीचे वाला एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव कितना? डू यू गेट इट? नीचे वाला एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव कितना? जी माइनस है. आर यू गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? नीचे जाते जाते स्पीड कम हो रही है, नीचे जाते जाते स्पीड कम हो रही है. आप जा रहे हो नीचे, बस स्पीड कम हो रही है. स्पीड कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन. लिफ्ट जा रही थी नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर मतलब एक्सेलरेशन ऊपर आया, ऊपर एक्सेलरेशन जी प्लस है. ये सारे एग्जाम्पल लिख लेना वीडियो से. आ रहा है समझ में? लिफ्ट ऊपर जा रही है और जिस फ्लोर पे आपको उतरना है वो फ्लोर नजदीक आ रहा है. अब क्या करोगे? लिफ्ट ऊपर जा रही है पर जिस फ्लोर पे मुझे जाना था वो फ्लोर नजदीक आ रहा है, मतलब लिफ्ट रुकने वाली है. लिफ्ट रुकने वाली है, स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन. किससे अपोजिट? मोशन से. लिफ्ट कहां जा रही थी? उससे अपोजिट एक्सेलरेशन नीचे, एक्सेलरेशन नीचे जी माइनस है. आर यू गेटिंग इट? मुझे 10th फ्लोर से नीचे जाना है, मैं लिफ्ट के अंदर सिर्फ कदम रखा ही हूं, दरवाजा बंद किया और अभी सिर्फ बटन दबाया ही है. अब आपको जाना था नीचे, अभी तो खाली दरवाजा बंद करके बटन दबाया ही है ना. बटन दबाने से पहले तो मैं रुका हुआ था, वेलोसिटी जीरो. बटन दबा दी, लिफ्ट चलने लगेगी. अरे यार, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या? सेम डायरेक्शन. किससे सेम? मोशन किस तरफ हो रहा था? आप ऊपर से नीचे जाने वाले थे ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो नीचे जा रहे तो मोशन नीचे और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन भी किधर आया? नीचे वाला एक्सेलरेशन. डू यू अंडरस्टैंड? इसके बाहर का कोई क्या पूछ लेगा यार, हो गया. इससे ज्यादा कुछ नहीं होता लिफ्ट में, लिफ्ट ऊपर नीचे ही हो रही है खाली, खत्म. और एक कार वाला एग्जांपल आता है, वो भी आपने सीख लिया.
डू यू गेट इट? ये वीडियो पॉज करके सारे एग्जाम्पल लिख लेना, 4-5 एग्जाम्पल तो हुए हैं कम से कम. डू यू अंडरस्टैंड? So this is all about an object inside of an accelerating lift or pendulum inside of a car. Pendulum inside of a car में यही एक एग्जाम्पल आता है. एक एग्जाम्पल और आता है जहां पर आपकी गाड़ी एक्सेलरेट होगी बट सीधे रोड पे नहीं, एंगल वाले रोड पे. आर यू गेटिंग इट? बट वो हम करते हैं 12th स्टैंडर्ड में. देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज ऑसिलेशन. व्हेन माय लॉस ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर गेट्स ओवर, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद ऑसिलेशन. तो ये वाला एग्जांपल मैं आपको तब बता दूंगा. बट एक एग्जांपल आने वाला है, समझो क्या आएगा. पेंडुलम होगा, कार के अंदर ही होगा और कार एक्सेलरेट करेगी बट फ्लैट रोड पे नहीं, एंगल पे. तब जी इफेक्टिव क्या होगा, दैट वी नीड टू लर्न. फॉर नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव ऑन द बोर्ड? पक्का? दिस इज ऑल अबाउट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑफ एन एक्सेलरेटिंग लिफ्ट और द कार. इसके बाहर का कुछ नहीं आता. फेयर इनफ? ओके. नाउ इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आता है. नाउ इट इज नॉट अबाउट एन एक्सेलरेटिंग लिफ्ट और समथिंग. इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, वो देखो. आपका क्वेश्चन है ये 1 2 3 4. ओके, लेट्स गो फॉर द फिफ्थ एग्जाम्पल. फिफ्थ एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में इसी लैंग्वेज से क्वेश्चन बनेगा. दैट देयर इज अ ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड अ मंकी इज ट्राइंग टू क्लाइंब अप और गेट डाउन फ्रॉम दैट ब्रांच. तो कभी पेड़ के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो ब्रांच बोलेंगे, नहीं तो कभी नॉर्मल रोप बोलेंगे कि एक रोप है, उसके ऊपर एक बंदर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है या तो फिर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है. दोनों एग्जाम्पल देखते हैं. तो मान लो वो रस्सी और ये बंदर, एंड इससे अच्छा बंदर नहीं बनेगा, ठीक है. बट दिस इज गुड टू गो, नॉट बैड, करेक्ट. सो नाउ दिस मंकी, सुनो यहां पे. अब एग्जाम्पल कोई भी हो, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता. बट सारे एग्जाम्पल में एक चीज तो कॉमन आएगी कि इस पूरे रोप पर बंदर का जो वजन है mg, वो आएगा नीचे और ऊपर की ओर क्या लगेगा, रोप टाइट तो हो ही रहा है ना, तो ये टेंशन तो है ही. आ रहा है समझ में? अब पहला एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं कि बंदर जो है वो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है. आर यू गेटिंग इट? सो द मंकी इज ट्राइंग टू एक्सेलरेट अपवर्ड. इफ इट इज ट्राइंग टू एक्सेलरेट अपवर्ड, अब हमको पता है कि यहां पर मैंने क्या लिखा था, T इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, M टाइम्स G इफेक्टिव. अरे हाँ ना, तो यहां पर भी T क्या आएगा बोलो, M टाइम्स G इफेक्टिव. वेयर इज द एक्सेलरेशन? अपवर्ड. ऊपर वाला एक्सेलरेशन में G इफेक्टिव क्या आता है? अभी वो याद है तो फिर हर बार करने की जरूरत नहीं है ना. ये क्या आएगा, G प्लस A. बोलो हाँ या ना? पक्का? अब मान लो आपको एग्जाम में ये याद ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप एफ नेट इक्वल टू एम तो अप्लाई कर ही सकते हो ना. ये कहाँ एक्सेलरेट हो रहा था, ऊपर. ऊपर एक्सेलरेट हुआ मतलब कौन बड़ा, तो क्या लिखते, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, एफ नेट ना. तो क्या लिखते, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो क्या लिखते, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. माइनस एम जी उस तरफ जाता प्लस एम जी होता, एम कॉमन निकाल के यही तो बनता. अरे यार, अगर आपको चीजें डायरेक्ट याद है, आप एक 2-5 सेकंड बचा लोगे. आर यू गेटिंग इट? बट अगर भूल भी गए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है. एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू रिमेंबर द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, आप खुद को बचा लोगे. फेयर इनफ? यहां पर आते हैं वापस. टी इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, एम टाइम्स जी प्लस ए. ये सही है. अब लैंग्वेज कैसी होती है वो सुनो. आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जाती है. इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जाती है. टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट ए. और लैंग्वेज क्या होती है कि बंदर मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन कर सकता है अगर इस ब्रांच का टेंशन मैक्सिमम हो सकता है 3/2 वेट ऑफ द मंकी. क्या बोला मैंने आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये जो पेड़ की ब्रांच है वो मैक्सिमम कितना वजन उठा सकता है, 3/2 वेट ऑफ द मंकी. मंकी का वेट क्या है, mg.
मतलब आपकी रस्सी पे मैक्सिमम क्या टेंशन लग सकता है? 3/2 mg, इतना मैक्सिमम टेंशन वो झेल सकता है। एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लो मंकी है 10 किलो का, तो इसका mg कितना हुआ? अरे 10 × 10 100 न्यूटन का ये बंदर, 100 का 3/2 कितना हुआ? 150। मतलब ये जो डाली है ना पेड़ की, ये मैक्सिमम 150 न्यूटन झेल सकता है, मैक्सिमम। अगर तुमने 151 न्यूटन किया तो डाली टूटेगी। टी मैक्स का मतलब समझ में आ रहा है? पक्का? क्वेश्चन समझा? तो क्या बोला आपको? लैंग्वेज सुनो, पॉज करके आपको लिखना है। व्हाट इज द क्वेश्चन? अ मंकी is accelerating upward from a rope whose maximum tension capacity is 3/2 of its own weight. आ रहा है समझ में? What is the acceleration with which the monkey can, climb up? What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up? ये आ रहा है समझ में? अब एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो टी क्या बना बोलो यहाँ पे? m टाइम्स g इफेक्टिव, करेक्ट? g इफेक्टिव इज व्हाट? टेल मी। ऊपर एक्सेलरेशन के टाइम पे g इफेक्टिव क्या होता है? g प्लस ए, तो यहां पर आएगा g प्लस ए। ओके, आपकी ये जो रस्सी है मैक्सिमम कितना वेट झेल सकता है? 150, वो एग्जांपल के हिसाब से, बट हम वो तो नहीं रखेंगे ना। तो t इज हाउ मच? 3/2 mg। एक काम करता हूं, ये मल्टीप्लाई कर ही लेता हूं अंदर, mg प्लस ma। अरे हाँ या ना? तो ये क्या बना आपका? mg प्लस ma। m आपका हर जगह पे कॉमन निकल के कटेगा, ये g जाएगा इस तरफ, 3/2g माइनस जी, हाफ जी। अरे यार, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? g इज 10, 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? मतलब ये जो बंदर है वो मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर एक्सेलरेट कर सकता है। आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? द मंकी कैन एक्सेलरेट अपवर्ड्स at the rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्स। ये मैक्स वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब मैक्स का क्या मतलब होता है? से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू बाय अ फोन एंड इफ यू गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट कि भाई मुझे एक फोन चाहिए और आप मुझे फोन खरीद के दो, तो अब आपके पेरेंट्स आपको क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारा मैक्सिमम बजट है 50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फोन जो 50,000 से महंगा है वो मैं खरीद के देने वाला। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 50,000 का ही फोन खरीदना है। आप 20 का भी खरीद सकते हो, आप 25 का भी खरीद सकते हो, आप मत खरीदो और ज्यादा खुश हैं बोले। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आपने सेकेंड हैंड फोन खरीद लिया 5,000 का, दैट इज ऑल फाइन। तो 0 से लेके 50,000 तक जो मिलता है सब खरीद लो, 50 के ऊपर नहीं जाने दूंगा। मैक्सिमम वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? इससे ऊपर कुछ अलाउड नहीं। बंदर 5 से ही एक्सेलरेट करे ये भी जरूरी नहीं, वो 4 से कर सकता है, वो 3, 2, 1, आधे, पौने, किसी से भी कुछ कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? वो 5.1 से नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने 5.1 से एक्सेलरेट किया तो फिर ये डाली टूटेगी। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड मैक्स? कि भाई मैक्सिमम आप 5 से एक्सेलरेट करो, उससे ज्यादा नहीं। ये वैसी बात हो गई, आप कहीं पार्टी वार्टी में गए हो, आपको बोल दिया रात को 9 बजे से पहले आ जाना, तो ये 9 बजे से पहले आ जाना ये आपका मैक्सिमम लिमिट है। आप 8:30 को आ सकते हो, दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। आप 8 बजे आ जाओ, 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, बेस्ट केस जाओ ही मत, ये बेस्ट केस हो जाएगा। बट मैक्सिमम 9 बजे आ जाना। इसका मतलब क्या? 9:05 हुए तो अगली बार जब परमिशन मांगने जाओगे तो पहले ताना मारा जाएगा कि पिछली बार 9 बोला था, तो 10 बजे आया था, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैक्स? ये आ रहा है आपको समझ में? सेम एग्जाम्पल करेंगे, ओके, वी विल सॉल्व द सेम एग्जाम्पल एंड नाउ थिंग्स विल चेंज डिफरेंटली। Let's see now what is the question.
क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। सेम क्वेश्चन, वैसी एक कोई पेड़ की डाली है और यहां पर वो बंदर, एंड इस बार आपको क्या बोला है कि ये जो डाली है ना उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 3/4 ऑफ द वेट ऑफ दिस मंकी। 3/4 मतलब ये डाली उतनी भी सक्षम नहीं है कि बंदर का वजन उठा पाए। 3/4 का मतलब क्या होता है, एक से कम। तो ये डाली पे अगर बंदर जाके सिर्फ लटका भी ना तो भी टूट जाएगी। ऊपर एक्सेलरेट करने का तो छोड़ो, ऊपर एक्सेलरेट करते हो ना, जब आप ऊपर एक्सेलरेट करते हो तो आपका जी तो बढ़ जाता है, ये नॉर्मल जी तो संभाल नहीं पा रही, डाली नॉर्मल से ही टूट जाएगी। आर यू गेटिंग इट? अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। अ मंकी ऑफ मास m is hanging from a rope. The maximum tension capacity of the rope is 3/4 of its weight. 3/4 मतलब उसका नॉर्मल वजन भी वो उठा, अब नॉर्मल वजन भी नहीं उठा सकता, वो जाके लटकेगा तो टूट जाएगा। आर यू गेटिंग इट? इन दैट केस आप क्या करोगे, आप नॉर्मल तो लटक नहीं सकते क्योंकि आपका वजन उठा नहीं पा रहा। अगर आपने ऊपर एक्सेलरेट किया, ऊपर एक्सेलरेट किया तो जी और बढ़ जाएगा, तो पक्का टूटेगा। अरे यार, नॉर्मल जी नहीं संभाल पा रहा, जी प्लस ए संभाल लेगा वो, तो अब क्या करेंगे, जी माइनस ए पे आना पड़ेगा। नॉर्मल वजन नहीं उठा पा रहे ना, मैंने अपना वजन कम कर दिया तो उठा सकते हो, पर वजन कैसे कम करूं, जी इफेक्टिव को कम करके। जी इफेक्टिव को कैसे कम किया जाता है, नीचे एक्सेलरेट करके। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है कि इस बंदर को नीचे कितने से एक्सेलरेट करना पड़ेगा जिससे ये डाली ना टूटे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? ये वाला जो रस्सी था वो मजबूत है, वो उसके वजन से 3/2 1.5 वजन उठा सकता है। आर यू गेटिंग इट? ये वाली रस्सी थोड़ी कमजोर है, ये 1.5 छोड़ो, ये उसका नॉर्मल वजन भी नहीं उठा पा रहा। 3/4 का क्या मतलब होता है, 0.75। तो मेरा जितना वजन है आप उसका सिर्फ 75% उठा पा रहे हो, तो 25% तो मेरे वजन में ही कमी जो आप नहीं उठा पा रहे। तो क्या मैं ऊपर एक्सेलरेट हो जाऊंगा, नॉर्मल तो उठा नहीं पा रहे, ऊपर एक्सेलरेट कहां से होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो। अ मंकी ऑफ मास m is hanging from a rope whose maximum tension capacity is 3/4 of its weight, 3/4 of its weight. What is the acceleration with which the monkey should go down such that the rope or the branch does not break? Do you understand? तो अब आपको नीचे वाला एक्सेलरेशन ढूंढना है। ओके, अब अगर एक्सेलरेट हुआ नीचे तो आपका रस्सी पे लगने वाला टेंशन, ये देखो टेंशन का फॉर्मूला क्या है, m टाइम्स जी इफेक्टिव। इस बार आपका जी इफेक्टिव क्या होगा, अरे आप नीचे एक्सेलरेट हो रहे हो ना, तो जी इफेक्टिव इज जी माइनस ए, तो टी इज एम जी माइनस ए ना, तो स्प्लिट कर दूं एम जी माइनस एम ए। आपकी रस्सी का जो मैक्सिमम टेंशन लेने की क्षमता है वो कितनी है, तो यहां पर क्या आएगा 3/4 mg, जो पिछली बार क्या था, अरे इधर टेंशन को 3/2 mg लिखा ना तुमने, अभी आप क्या लिखोगे 3/4 mg। आर यू गेटिंग इट? तो ये माइनस, पहले तो आप m हर जगह पे सेट कर दो, माइनस से उस तरफ गया तो प्लस है, इस तरफ क्या है g, ये 3/4 जी उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो 3/4 जी, 4 - 3/4 1/4 जी, मतलब कितना, ये आपका एक्सेलरेशन। g/4, जी की वैल्यू ले लो 10/4 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आपके इस बंदर को कम से कम, दिस इज मिनिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम 2.5 से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अब मिनिमम का क्या मतलब है कि इससे ज्यादा किया तो चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा। अरे यार, वही एग्जाम्पल जो मैंने पहले आपको दिया था, अब एग्जाम्पल को रिवर्स करता, आपको जाना है बाहर, आपने घर पे बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं, तो घर से लिमिट क्या आई 9 बजे के पहले आ जाना, तो वो आपका मैक्सिमम लिमिट है। ये वाला एग्जाम्पल, आप 9 से ज्यादा 9:30 10 नहीं बजा सकते, 8:30 को आगे चलेगा,
8 बजे आगे चलेगा, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम टाइम वाला शर्त पेरेंट्स का मान लिया। अब आप बाहर जा रहे हो तो पैसे तो लगेंगे, तो अब आप पैसे मांग रहे हो। अब घर से पूछा गया कितने पैसे चाहिए, अब आप बोल रहे हो मुझे मिनिमम 100 रुपया चाहिए। दो चीजें तो खाऊंगा ना, दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं तो मिनिमम 100 रुपए चाहिए। अब ये मिनिमम मांगे आपने, अगला खुश है 200 दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, 500 दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपया कम से कम चाहिए। यहां पे अगर बोला 70 रुपए ले ले, 80 रुपए ले ले, ये नहीं चलेगा। आपको मिनिमम और मैक्सिमम का फर्क समझ में आ रहा है? एक रोड है जहां पर लिखा हुआ है मैक्सिमम कार लिमिट इज 80, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 80 पे ही चलाना है, इसका मतलब ये कि आप 80 के ऊपर नहीं जा सकते। 60, 50, 40 चलाओ, सब चलेगा। आर यू गेटिंग इट? बट अगर उसी रोड पे लिखा है कि मिनिमम कार लिमिट इज 120, होता है ना, नेशनल हाईवे पे होता है ना, मिनिमम कार लिमिट इज 100, इसका मतलब क्या, 100 के नीचे इस रोड पे मत चलाओ, इसके ऊपर जितना जाना है जाओ, 90 और 80 पे मत जाओ। आपको मिनिमम और मैक्सिमम का फर्क समझ में आ रहा है? ये एक्सेलरेशन है मिनिमम, मिनिमम 2.5 चाहिए, अबाउट 2.5 इज ऑल एक्सेप्टेबल। आर यू गेटिंग इट? और ये एक्सेलरेशन कौन सा है? ये मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम इट हैज टू बी 5, एनीथिंग लोअर देन 5 इज ऑल एक्सेप्टेबल। डू यू गेट इट? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो या तो 5 हो या तो 5 से नीचे, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। डिड यू गेट दिस लाइन? एक्सेलरेशन कैन बी इक्वल टू 5, इट कैन बी लेस देन 5, ऑल एक्सेप्टेबल। 5 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर क्या होगा, 2.5 ये क्या है, ये आपका मिनिमम है, इससे नीचे अगर बंदर चला तो रस्सी टूट जाएगी, इसके ऊपर चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? अगर आपका एक्सेलरेशन 2.5 से ज्यादा है तो ये सब्ट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, सब्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जी इफेक्टिव और कम हो जाएगा। हाँ तो वही तो अच्छा है ना, वैसे भी आपको तो गिरने का ही डर था ना, तो मैं जी इफेक्टिव और कम कर देता हूं। आ रहा है आपको समझ में? तो इसमें आप क्या लिखोगे कि यहां पर आपका एक्सेलरेशन 2.5 हो सकता है या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, बट इससे कम नहीं हो सकता। डू यू अंडरस्टैंड बोथ द एग्जांपल्स 5 and 6? टी मैक्स के क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है वो आ रहा है समझ में? पक्का? तो ये पूरा, ये लिफ्ट वाला एग्जाम्पल और ये बंदर वाला एग्जाम्पल सब सेम ही है। इस बंदर वाले एग्जाम्पल का प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज होता रहता है, कभी बंदर की जगह पे कोई इंसान के बारे में बात होगी, फायरमैन के बारे में बात होगी, कभी चाइल्ड यूज करेंगे, कभी मैन यूज कर, वुमन छोड़ के सब यूज करते हैं लोग, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीजन। औरतों से ये सब सर्कस नहीं करवा रहे, बंदरों से करवा रहे हैं, इंसानों से करवा रहे हैं, बच्चों से करवा रहे हैं, बट औरतों से नहीं करवा रहे। एनीवेज, बट डिड यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर एग्जाम्पल? लिफ्ट वाला, कार वाला, ये मंकी वाला, ऑल सेट? पक्का? फाइन।